A very good evening to all of you. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, all. Good evening. Good evening. गुड इवनिंग। आज फिर से रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश करते थे कि एक जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसका एक सेंटर पॉइंट किधर है। ठीक है, उसके जितने जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, कोई क्लास में हमने शायद हाइट का वो लिया था एग्जाम्पल कि जैसे 7th क्लास के बच्चों की हाइट हमें पता करनी है। ठीक है, तो 7th के बहुत सारे सेक्शन हैं, तो हम सबके पास जा जाके उनकी हाइट हर एक बच्चे की एक्यूरेटली हाइट नहीं बता सकते, तो हम क्या करते हैं कि जैसे पूरे स्टेट लेवल पे कुछ हाइट को देखना है कि हाइट एक 7th क्लास के बच्चे की हाइट कितनी होनी चाहिए प्रॉपर, अगर उसका न्यूट्रिशन है और ये सब चीजें हैं तो कितनी होनी चाहिए। तो उसके आधार पे क्या हुआ, किसी एक दो स्कूल तीन जैसे 100 में से 10 स्कूल को हमने ले लिया और सभी बच्चों की हाइट्स को मेजर कर लिया और एक स्कोर प्राप्त कर लिया मीन के आधार पे, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ऑलमोस्ट 7th क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे इन एंड अराउंड इसी पर्टिकुलर स्कोर के करीब करीब होंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमें ये जानने में मदद मिलती है कि कोई भी जो ग्रुप है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका सेंटर पॉइंट क्या है। ठीक है, उसके जितने भी स्कोर्स हैं वो किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की, या जिसे हम कहते हैं विचलन के माप। ठीक है, नाम जैसे कि नाम ही है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्शन डिस्पर्शन मतलब फैलाव। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस आज की क्लास का वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो मैं आप सभी के साथ अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। आज हम लोग बात करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप की। तो पहले बात करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की। तो measures of dispersions are descriptive statistics that describe how similar a set of scores are to each other. यानी measures of measure of dispersion क्या करते हैं बेसिकली, ये एक तरह की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है जो ये बताने की कोशिश करती है कि किसी ग्रुप में जो स्कोर्स हैं, जो हमें एक सेट ऑफ स्कोर्स प्राप्त हुआ है, डेटा जो प्राप्त हुआ है, उसमें सभी स्कोर्स आपस में कितने सिमिलर हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं वो आपस क्या ये डिस्पर्जन में हम ये कह सकते हैं कि वो सेंटर पॉइंट से कितनी दूरी पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर द मोस्ट सिमिलर द स्कोर्स आर टू ईच अदर द लोअर द मेजर ऑफ डिस्पर्जन विल बी। यानी अगर आपके स्कोर्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे, यानी मान लीजिए 100 स्कोर्स हैं, 100 स्कोर्स में से ज्यादातर स्कोर 40 से 50 के बीच में लाई करते हैं, तो आपको जो डिस्पर्जन होगा वो क्या होगा, कम होगा। अगर हम उसी केस में ले, अगर आपके स्कोर्स कैसे हैं 0 से 100 के बीच में एकदम फैले हुए, जैसे कोई स्कोर 1 है, कोई 2 है, 3 है, पूरा 100 तक, तो इसमें क्या हुआ, आप अगर इसको ग्राफ को प्लॉट करो तो आप देखोगे कि सारे स्कोर्स को, क्योंकि हम अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, लोकेट करें, तो उसका जो ग्राफ आएगा, उसका फैलाव जो होगा, उसका जो डिस्पर्शन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन सिंपली बताने की कोशिश करते हैं कि किसी दिए हुए सेट ऑफ स्कोर्स में जो स्कोर्स है वो मीन से कितनी दूरी पर एग्जिस्ट करते हैं, या कह सकते, या अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हमें ये बताते हैं कि किसी भी सेट ऑफ स्कोर्स में जो सभी स्कोर्स है वो कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, अगर हमने जैसे अभी बात की कि स्कोर्स अगर आपके जितने सिमिलर होंगे, यानी जो उसमें जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 40 बच्चे के स्कोर्स लिए हैं और सभी के मार्क्स आपने 50 में कैलकुलेट किए, आउट ऑफ 50 कैलकुलेट किए, अधिकतर बच्चों के मार्क्स कैसे आ रहे हैं 30 टू 50 के रेंज में, तो हम क्या कहेंगे, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें और एक जगह हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करें जिसमें बच्चों के मार्क्स 0 से 50 के बीच में
पूरे अक्रॉस फैले हुए हैं, किसी का 0 मार्क्स आए, किसी को 1 मार्क्स आए, किसी को 2 आए, 3 4 5 समथिंग 10 25। तो इसमें क्या हो रहा है, हर जगह एकदम मार्क्स उसके तितर बितर हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेसिकली हमें सिर्फ ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो सेट ऑफ स्कोर्स है उसमें फैलाव कितना है, मीन पॉइंट्स है, ठीक है। जिस स्कोर में, जिस सेट ऑफ स्कोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जितना ज्यादा फैला होता है, हम कहते हैं उसका मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी क्या होता है, उतना ही बड़ा होता है। जैसे कि आप इसको एग्जाम्पल से देख सकते हो, यहाँ पर आपको 2 ग्राफ दे रखे हैं, जिसमें कि आप देख रहे हो, फर्स्ट ग्राफ को देखो तो इसमें नीचे 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज लोकेट की गई है और ऊपर 25 के इंटरवल्स पे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर जो स्कोर्स का जो फैलाव है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर पूरा 10 तक हो रहा है, ठीक है। और नीचे वाले में अगर देखो आप तो क्या हो रहा है, 0 से 10 तक का सेम टू सेम इसमें भी है और इसमें 125 तक इसमें भी रेंज गई है वर्टिकली अगर हम देखें। लेकिन क्या हो रहा है इसमें, आप लोग देखोगे मोस्ट ऑफ द स्कोर्स कहाँ पे लोकेट है, 5 और 6, 4 5 6 7 के पास, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो आपका, अगर आप इसको इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन खींचो या कर्व खींचो, तो आप अगर और हिस्टोग्राम को हटा दो तो आप देखोगे कि ये जो है काफी बीच में लोकेट है, इसका जो वो आएगी काफी इसका जो कह सकते हैं जो माउंट पॉइंट होगा वो काफी पीक होगी। लेकिन इसमें आप देख रहे हो, अगर इस ग्राफ खींचोगे तो उसमें आपको डिस्पर्जन काफी दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्कोर्स है वो ऑलमोस्ट 0 से 10 तक फैले हैं, जबकि इसमें कहाँ से फैले हैं आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 से 9 के बीच में, तो यहाँ पर जो फैलाव है वो 0 से 10 के बीच में और यहाँ 1 से 9 के बीच में। तो हम यहाँ ग्राफ के थ्रू या नीचे जो वैल्यूज उनको हम देख के पता लगा सकते हैं कि किसमें डिस्पर्जन ज्यादा है। जब आपका ग्राफ कह सकते हो तरीके से बहुत हाईली पीक्ड बनता है तो हम कहते हैं उसमें डिस्पर्जन कम है, लेकिन जब आपका ग्राफ काफी फ्लैट टाइप का बनता है तो हम कहते हैं उसमें डिस्पर्जन ज्यादा। अगर इस तरह के एग्जाम में आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स तो आप उसको सिंपली देख के पता लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स हैज द लार्जर डिस्पर्जन। तो आप इन दोनों ग्राफ्स को देख के पता लगा सकते हो कि द अपर डिस्ट्रीब्यूशन हैज मोर डिस्पर्जन बिकॉज द स्कोर्स आर मोर स्प्रेड आउट। जैसे कि मैंने बताया यहाँ 0 से 10 के बीच में फैला है, जबकि नीचे आपके अगर इसको हम बाइफरकेट करें तो यहाँ पर 1 से 9 के बीच में फैले हुए हैं। दैट इज दे आर लेस सिमिलर टू ईच अदर। डिस्पर्जन का मतलब कि डिस्पर्जन ज्यादा क्यों है, डिस्पर्जन इसीलिए ज्यादा है क्योंकि हर स्कोर मीन से बहुत ज्यादा दूरी पर है, ठीक है। यानी सभी स्कोर आपस में एक जैसे नहीं है। डिस्पर्जन कम होगा यानी फैलाव कम होगा कब, जब आप ग्राफ प्लॉट करो, आप देखो सारे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, एक ही जगह पे आ रहे हैं, यानी मोस्ट ऑफ द स्कोर्स क्या है, सिमिलर है, इसलिए तो हम उन्हें एक ही पॉइंट पर लोकेट कर रहे हैं और इसीलिए वहां पर आपको पीक देखने को मिलती है। तो सिंपली डिस्पर्जन क्या होता है आपका, किसी भी सेट ऑफ स्कोर्स में मीन वैल्यू से कितना फैलाव है किसी भी स्कोर्स का, वो आपका होता है डिस्पर्जन। या कितने क्षेत्र में फैले हैं आपके स्कोर्स, वो आपका कहलाता है डिस्पर्जन। अब हम यहाँ पर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात करें, ये तो डिस्पर्जन की बात हो गई। डिस्पर्जन को मापने के कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में बेसिकली हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है रेंज, नेक्स्ट है क्वार्टाइल डेविएशन, देन मीन डेविएशन और फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो पहले हम लोग रेंज पे आते हैं। रेंज क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इट इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट स्कोर इन द डेटा एंड द स्मॉलेस्ट स्कोर इन द सेट ऑफ डेटा, ठीक है। रेंज क्या होती है आपकी, सिंपली आपके पास मान लीजिए आपने 50 स्टूडेंट्स पे कोई अचीवमेंट टेस्ट अप्लाई किया हुआ है, ठीक। वो अचीवमेंट टेस्ट 100 मार्क्स का है, ठीक है। और आपने उनको बच्चों पे अपना अप्लाई किया, 50 बच्चों पे अप्लाई किया और आपका जो टेस्ट है वो 100 मार्क्स का है, ठीक है। तो सभी बच्चों की, जब बच्चों ने अपना अचीवमेंट टेस्ट कंप्लीट कर लिया, आपने उसकी स्कोरिंग कर ली उनकी, तो उनके मार्क्स आ जाएंगे, वही मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे,
स्कोर्स हो जाएंगे, डेटा हो जाएंगे। ठीक है, तो रेंज निकालने का तरीका क्या है कि उस टेस्ट में जिसके सबसे लोएस्ट मार्क्स आए हैं उसको हमें देखना है, और उसी टेस्ट में जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा स्कोर, जो सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर की है, उसके मार्क्स को हमें देख लेना है। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही आपका रेंज कहलाता है। रेंज से ये पता चल जाता है जैसे कि लोएस्ट और हाईएस्ट, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ से कहाँ तक हमारे जो मार्क्स हैं वो वेरी कर रहे हैं। आपको इसको एग्जाम्पल से देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में कुछ स्कोर्स दे रखे 4, 8, 1, 9, 6, 12। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस, ठीक है, और आपको कोई नंबर्स दे रखे हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो स्कोर से रखे हैं उसमें सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको आप लिखोगे माइनस जो सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो इस केस में सबसे बड़ा नंबर 12 है, तो 12 लिखा माइनस 1, तो यानी आपकी रेंज क्या आ गई 11। तो हमारा विस्तार कितना है, 11 का विस्तार है। ठीक है, ये जो रेंज है ये सबसे ही सिंपलेस्ट मेजर है डिस्पर्जन का। ठीक है, इसके मेरिट्स भी, इसके कुछ मेरिट्स, हर चीज के मेरिट और डीमेरिट्स होते हैं, तो हम सभी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर बात करते चलेंगे। रेंज का जो एडवांटेज है या मेरिट है वो क्या है कि इसको आसानी से कैलकुलेट किया सकता है। जब आपको बहुत क्विकली, बहुत जल्दी से पता लगाना हो कि इस पर्टिकुलर सेट ऑफ स्कोर्स की रेंज क्या, डिस्पर्जन कितना है, और ये बहुत ही रफ सा मेजर करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली रेंज निकाल सकते हो। उसमें आप क्या करोगे, सिंपली जो भी आपका डेटा होगा उसमें हाईएस्ट स्कोर में से लोएस्ट स्कोर को माइनस कर दोगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको एक रेंज को समझना भी बहुत आसान है, क्योंकि बहुत टिपिकल फॉर्मूला नहीं है इसमें। सिंपली दो स्कोर्स को आपको क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो ये समझने में भी आसान होता है। और इसका यूज इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल में किया जाता है। जो रेंज आपका, ये जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का एक टाइप है, वो इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। कुछ साथ ही साथ अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहला ये है कि बहुत ही रफ मेजर है, मतलब ये इसको बिल्कुल सटीक बताता होगा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन को बहुत सटीक बताता होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। एक रफली अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी इसमें कम होती है। ठीक, एक और डिमेरिट है इसकी कि ये केवल दो एक्सट्रीम स्कोर पर भरोसा करता है। जैसे इसमें हमने देखा ही कि सबसे लोएस्ट स्कोर को लेगा और सबसे हाईएस्ट स्कोर की लेगा, और बाकी के जो स्कोर है उस पर ये ध्यान नहीं देता है, और केवल हाईएस्ट और लोएस्ट के आधार पे ही ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देता है। तो कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक है कि ये सभी स्कोर्स पर लाई नहीं करता है, और केवल दो स्कोर्स के द्वारा ही चूंकि आप प्राप्त कर लेते हो, तो काफी ये सही नहीं है, एक्यूरेसी के साथ ये अपनी डिस्पर्जन को नहीं बता सकता। साथ ही साथ चूंकि ये दो ही केवल नंबर्स पे डिपेंड करता है, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव मेजर नहीं है डिस्पर्जन का। ठीक है, सेंसिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मान लो आपके नंबर ऑफ स्कोर, जैसे यही स्कोर आपको एग्जाम्पल में दे रखा है 4, 8, 1, 9, 6, 12। ठीक है, इसमें हाईएस्ट स्कोर आपका 12 है, लोएस्ट 1 है। अगर मैं इसके बीच के स्कोर्स को बदल दूं, जैसे मान लो 4 की जगह 5 कर दूं, 6 की जगह 7 कर दूं, तो भी क्या होगा, आपके रेंज में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो रेंज एक सेंसिटिव मेजरमेंट नहीं है डिस्पर्जन का, और इसका यूज भी बहुत कम किया जाता है रेंज का। ठीक है, जो हमें बिल्कुल वैसा रफली अंदाजा लगाना हो कि कितना डिस्पर्जन होगा, तभी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वार्टाइल डेविएशन पे। ठीक है, quartile deviation is improved measurement over range. It is also known as semi-interquartile range. It is half of साइड से वैसे लगाते हैं ना, साइड से काफी दिखाएंगे। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दें। यही तो चलाते ही हैं क्लास लेता है ना, तो फुल फोटो लगी रहती है इसकी ईमेल पे। फुल भी अभी देखा, अच्छा दिखता है। सीधे लेंगे, हाँ, सीधे सीधे। स्वीटी फोन किए थे सब। अगर किसी के पास उनका कांटेक्ट नंबर हो तो उनको प्लीज मैसेज कर दीजिए आप।
ने कहा कोई मैसेज वैसेज तो आया नहीं मुझे उस आईडी से, आईडी भी ब्लॉक है वो। कहती ठीक है हमारे अच्छा पास वो पागल है क्या? पता नहीं कौन सा फर्जी आईडी थी ना, मुझे पता भी नहीं चला। तो बोल रही है कि ठीक है आपकी कोई यहाँ पे आपको जितने भी लोग अवेलेबल है, किसी के पास स्वीटी का नंबर है तो प्लीज उन्हें मैसेज कर दीजिए, वो शायद ध्यान सुनने नहीं है इस समय। ओके, हो गया मैम हो कर गया। दिया है। ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। हाँ, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? एक इम्प्रूव मेजरमेंट है, रेंज से थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड एक फॉर्मूला है, एक टेक्निक है। इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के नाम से भी जानते हैं। ये सिंपली क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? सिंपली सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। जैसे कि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स के बारे में कोई जानता है? अगर मुझे बताना चाहे तो इसमें यहाँ पर आप लोग बता सकते हो, किसी को भी पता हो क्वार्टाइल क्या होता है? कि मेजर्स ऑफ पोजीशंस में आता है, आपको मैं हिंट दे सकती हूँ ये बस। 1/4 पार्ट होता है मैडम, 1/4 पार्ट ऑफ मैम वन वन बाई हाँ वन बाई ठीक फोर है, पार्ट। ओके। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? क्वार्टाइल्स सिंपली क्या करते हैं, आपके गिवन सेट ऑफ स्कोर्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। Q1 Q2 Q3 आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये क्या करते हैं, गिवन सेट ऑफ स्कोर्स को क्वार्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप 4 एक से आपके पास क्या है, 100 स्कोर्स है। तो क्वार्टाइल्स क्या करेंगे, आपके सभी जैसे क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 1 क्या होगा, क्वार्टाइल 1 के अंदर 25% स्कोर्स आएंगे, क्वार्टाइल 2 के अंदर 50% स्कोर्स आएंगे, 3 के अंदर 75, और इसी तरह से क्वार्टाइल 4 के अंदर कितने होंगे, 100% स्कोर्स होंगे। तो क्वार्टाइल क्या करता है, बेसिकली आपके गिवन सेट ऑफ स्कोर्स को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक। अब क्वार्टाइल डेविएशन सिंपली क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन आपका सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, आपका थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का जो डिफरेंस होता है वो आपका कहलाता है क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। जब इसको हम लोग हाफ कर देते हैं तो वही आपका हो जाता है क्वार्टाइल डेविएशन, या जिसको हम कहते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। कभी आपको एग्जाम में अगर क्वार्टाइल डेविएशन ना दिया हो और उसकी जगह ये दे रखा हो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो एक ही बात है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपसे न्यूमेरिकल में पूछा था सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और आपको क्वार्टाइल डेविएशन के नाम से याद है, तो वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन में हम सिंपली क्या करते हैं, अगर आप जब कभी भी गिवन सेट ऑफ स्कोर्स के लिए आपको क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो सिंपली आप क्या करोगे, क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करोगे, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करोगे और उसको डिफरेंस निकाल के 2 से डिवाइड करोगे। क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला जैसे कि आप लोग देख रहे हो, L प्लस ब्रैकेट N/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस अपॉन F ब्रैकेट क्लोज इनटू W, ठीक है। तो जो आपका ये है, इस तरह से आप क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करोगे और क्वार्टाइल 3 के लिए आप क्या करोगे, सिंपली जहां पर हमने N/4 रखा है वहां पर आप 3/4 N करोगे। क्वार्टाइल 3 के लिए हम 3, अगर आपका अनग्रुप्ड डेटा है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। वरना अगर आपका अनग्रुप्ड डेटा है तो सिंपली आप क्या करोगे, Q1 कैसे निकालोगे, N/4 करके निकाल लोगे, Q3 3/4 N करके कैलकुलेट कर लोगे। तो वहां से फिर आप Q3 माइनस Q1 करके उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, तो वो आपके अनग्रुप्ड के लिए आ जाएगा। लेकिन अगर जब आपके पास ग्रुप्ड डेटा है, यानी क्लास इंटरवल्स है और आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला आपके सामने आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, हमको इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो स्मॉल एल है वो क्या है, आपका जो क्वार्टाइल 1 क्लास है, क्वार्टाइल 1 क्लास है उसका जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट को स्मॉल एल से दिखाते हैं, ठीक। जो स्मॉल एफ लिखा है वो आपकी क्वार्टाइल 1 क्लास की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और सी के आगे आप देख रहे होगे एक एरो जैसा निशान, इसका मतलब प्रीवियस सी, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम कैलकुलेट करें तो
क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास से जस्ट नीचे जो आपकी वो होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो आपकी यहाँ पर सी को दिखा रही, और डब्ल्यू सिंपली आप जानते ही हो क्लास इंटरवल की विड्थ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, Q3 और Q1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका डिफरेंस निकालेंगे और उन्हें फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आप लोग की क्वार्टाइल डेविएशन है। क्वार्टाइल डेविएशन के भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स है। पहली मेरिट ये है, सबसे पहली मेरिट तो यही है कि जैसे कि रेंज में हमने देखा, रेंज में हम सिंपली क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 स्कोर्स पे रिलाई करते हैं। इसमें क्या हम कर रहे हैं, इसमें हम लोग बेसिकली 50% स्कोर्स यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेंज से इम्प्रूव्ड मेजर तो है ही है। साथ ही साथ इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जब एलिमेंट्री और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में काफी यूजेबल ये है, एक ये इसकी वो है। और बाकी ये कि इसको रेंज में चूंकि हम सारे स्कोर्स को इन्वॉल्व नहीं करते, केवल 2 को इन्वॉल्व करते हैं, तो क्वार्टाइल डिवीजन में बेसिकली हम 50% को करते हैं। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंसिटिव मेजरमेंट है आपके डिस्पर्जन का। लेकिन साथ ही साथ इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका जो डिस्पर्जन दिखाता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 50% स्कोर्स को यूज करता है, यानी पूरे स्कोर्स की वेरिएबिलिटी को या विचलनशीलता को प्रदर्शित करता है या दिखाता है। क्योंकि चूंकि 50% ही डेटा को इन्वॉल्व करा अपने अंदर, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो वो डिस्पर्जन दिखा रहा है वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन का दिखा रहा है। साथ ही साथ क्वार्टाइल का यूज एडवांस स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही कम होता है, इसलिए भी ये इसकी डिसएडवांटेज है। और जो आपकी ये है क्वार्टाइल डेविएशन है, इसमें क्या होती है, विचलनशीलता जस्ट डबल हो जाती है। तो ये भी एक इसकी डीमेरिट है। अब हम लोग आगे बात करते हैं मीन डेविएशन की। हम लोग ने इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक के बाद एक जो भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन आ रहा है वो कहीं ना कहीं अपने पहले वाले से थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड है। अब हम लोग बात करते हैं मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन क्या होता है? इट इज द इम्प्रूव्ड मेजर over the quartile deviation. It is the average of the deviations from the mean. All deviations are treated as positive. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि मीन डेविएशन सिंपली क्या है, आपके पास सेट ऑफ स्कोर्स दे रखे हैं, ठीक, आपको क्या करना है, उन सेट ऑफ स्कोर्स का एवरेज निकालना है, फिर उसी एवरेज से डिफरेंट जो स्कोर्स है उनका डेविएशन निकालना मतलब उनको हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, जैसे आपके पास 10 स्कोर्स हैं, ठीक है, जिसमें मान लो 10, 20, 30, 40 अप टू 100, 10 इस तरह से हो गए। 10 स्कोर्स आ गए आपके पास, आपको कहा गया कि इन 10 स्कोर्स का मीन डेविएशन कैलकुलेट करिए। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये स्कोर्स है, इनका मीन निकालोगे, एवरेज निकालोगे, वो आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हो। इन सभी स्कोर्स को प्लस करोगे और डिवाइड कर दोगे 10 से, तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी मीन की। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मीन आया हुआ है, जो माध्य की वैल्यू आई है, उसको क्या करेंगे, उस वैल्यू को सभी स्कोर्स में माइनस करेंगे। जैसे मान लो आपका मीन आया है 20 आया, ठीक है, और फर्स्ट स्कोर आपका क्या है 10 है, तो हम क्या निकालेंगे 10 माइनस 20। आप यहाँ फॉर्मूला देख सकते हो फॉर अनग्रुप्ड डेटा, फॉर ग्रुप डेटा। अभी हम पहले अनग्रुप्ड की बात करते हैं, मतलब हमने से बोला 10, 20, 30, 40, तो ये अनग्रुप्ड है, तो ये आपके पास क्या हुआ, इस तरह का ये डेटा है अनग्रुप्ड डेटा। आपको मीन डेविएशन निकाला, तो सिंपली फॉर्मूला को देखो, इसमें क्या लिखा है, समेशन मॉड x माइनस म्यू अपॉन n। x क्या है, आपका स्कोर है, म्यू आपका मीन है, और n आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स। ठीक, तो आपने मीन कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या करोगे, हर स्कोर्स में मीन को माइनस करोगे। जैसे मीन हमारा मान लिया हमने 20 आ रहा है, और आपका फर्स्ट स्कोर है 10, तो 10 माइनस 20 माइनस 10,
-10 आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर मॉड्यूलस लगा हुआ है, ये जो आपको 2 खड़ी डंडियां दिख रही है इसको मॉड्यूलस कहते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस का लिखने का मतलब ये है कि इसके अंदर चाहे पॉजिटिव वैल्यू आए चाहे नेगेटिव वैल्यू आए, जब वो मॉड से बाहर आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो आप जैसे -10 आए तो हम उसको क्या लिखेंगे, बाहर वो बाहर जब निकलेगी उसको लिखेंगे 10। ठीक, अब इसी तरह आप क्या करोगे, जो बाकी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सब में से मीन को माइनस करोगे, सारी वैल्यूज का मॉड्यूलस लोगे मतलब पॉजिटिव रखोगे उन सभी को, और फिर उनको जोड़कर टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स हमारे केस में 10 है तो 10 से डिवाइड करके आप क्या करोगे, मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अब अगर आपके पास ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है, आपको डिफरेंट स्कोर्स ऐसे मिले हैं जिनकी जो कई बार आए हो, जैसे 10 नंबर का स्कोर आपके डेटा में 5-6 बार आया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसकी 10 लिखा एक तरफ स्कोर्स लिखे, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी, तो 10 5 बार आया है तो उसको हमने फ्रीक्वेंसी की जगह 5 लिख दिया। अब जब आपके पास फ्रीक्वेंसीज है और स्कोर्स है तो उस केस में सिंपली आप क्या करेंगे, आप लोग दूसरा फॉर्मूला ये दे सकते हो, जस्ट बगल में लिखा है जो फॉर ग्रुप डेटा समेशन एफ मॉड एक्स माइनस म्यू मॉड अपॉन मॉड एक्स माइनस म्यू अपॉन एन। हर स्कोर से मीन को माइनस करोगे, चाहे प्लस में वैल्यू आए चाहे नेगेटिव में वैल्यू आए, हम हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। हर स्कोर को करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से इनटू मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सभी को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आपका मीन डेविएशन कैलकुलेट हो जाएगा। मीन डेविएशन की भी कुछ मेरिट्स हैं और साथ ही साथ डीमेरिट्स है। मेरिट पे बात करें तो ये एक अच्छा सोर्स है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का या डिस्पर्जन का। क्यों? क्योंकि हम इसमें सेट ऑफ स्कोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है, हम उसके सभी स्कोर्स को कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेंज से और क्वार्टाइल डिवीजन से इम्प्रूव्ड मेजर है वेरिएबिलिटी का, क्योंकि ये सभी स्कोर्स को अपने कैलकुलेशन में लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कभी कभी क्या होता है, जब अभी इसके आगे अभी हम आगे इसके एक और मेजर पढ़ेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, वो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कभी कभी क्या होता है, जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हम लोग करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा मेजर है जो कि एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो उस केस में अगर हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन देखना है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट ना करके वहां पर मीन डेविएशन को अच्छा मेजर माना जाता है डिस्पर्जन का। मेरिट के साथ साथ इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ये एक आर्टिफिशियल मेजर है, मेजरमेंट कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस लगा होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, चाहे वैल्यू पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में, हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आर्टिफिशियलिटी आ जाती है। साथ ही साथ बाकी जो हम लोग दो पढ़े उनसे इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और एक चीज ये भी है कि मीन डेविएशन को बहुत ज्यादा फर्दर यूज नहीं किया जाता है, तो इसलिए भी इसकी एप्लीकेबिलिटी थोड़ी सी कम है। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन पे, जो कि है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन। ठीक है, आप लोग उसको फॉर्मूले से देख सकते हो, यहाँ पर से क्या लिखा है, स्क्वायर रूट, ये आपका स्क्वायर रूट, अंदर क्या लिखा है, समेशन अपॉन एन लिखा, तो कहीं ना कहीं ये एवरेज को दिखा रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ किसका, स्क्वायर ऑफ डेविएशन। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, एक्स माइनस मीन, यानी ये डेविएशन को शो कर रहा है, तो डेविएशन का स्क्वायर्स, और डेविएशन कहाँ से लिए गए हैं, मीन से। या डेविएशन मतलब डिफरेंसेस कहाँ से हमने कैलकुलेट करें, जब हम डिफरेंस निकालते तो किसी ना किसी पॉइंट को लेके चलते हैं, सेंटर लेके चलते हैं, तो वहां पर ये, इस केस में ये पॉइंट कौन सा है, आपका मीन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिंपली इज अ स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ
स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम द मीन। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको सिग्मा कहते हैं। ये जो आपका यहाँ पर एक सिंबल है इसको सिग्मा कहा जाता है। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन, समेशन मतलब जितने भी स्कोर आएंगे उनको आप प्लस करोगे, ब्रैकेट में x माइनस मीन, यानी हर स्कोर के साथ आप क्या करोगे, मीन माइनस करोगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर करोगे, उसके बाद उन सभी को ऐड ऑन करेंगे, ऐड ऑन करने के बाद उसे टोटल नंबर ऑफ स्कोर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपको बताया लिखा भी गया है कि x के सेट ऑफ नंबर्स, x क्या आपका नंबर एक पर्टिकुलर स्कोर है, ठीक है। मीन आपका एवरेज है, जो जितने भी नंबर और सेट ऑफ स्कोर्स दे रखे उनका जो भी आप मीन निकाल लोगे। स्मॉल एन क्या है, साइज ऑफ, यानी आपका सैंपल साइज, यानी जितने भी स्कोर्स हैं आपके उनकी संख्या, और सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। कहीं कहीं आप लोग वेरिएंस पढ़ते हो तो वेरिएंस आपका क्या है, सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं वेरिएंस। इन सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा इम्प्रोवाइज्ड जो मेजर है डिस्पर्जन का वो आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि सिंपली एक तो ये क्या करता है, सभी स्कोर्स को, मेरिट्स आप देख सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जब आप जब आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हो। अभी हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, जब आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हो। अच्छा, किसी को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पता है? जितने भी बच्चे क्लास में इस समय, क्या होता है इन्फरेंशियल? जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लाइन ही बोली थी कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आर द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो किसी ने पूछा भी नहीं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? कोई आइडिया है आप लोग को? नहीं मैम, नहीं मालूम। ओके, देखो, जब आपके पास डेटा आता है, ठीक है, सेट ऑफ स्कोर्स आते हैं, तो उस पर्टिकुलर डेटा को समझने के लिए कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसकी परफॉर्मेंस इंडेक्स कैसी है, उसमें मतलब कितना फैलाव है, या ये जो इस तरह की जो किसी चीज को डिस्क्राइब करती है। जैसे हम लोग कहते नहीं है, जैसे हम लोग किसी नए लोग से मिले तो हमसे कोई पूछता है कि वो कैसा था, जरा उसका स्ट्रक्चर बताओ, तो थोड़ा सा मान लीजिए उसके घुंघराले हेयर थे, ठीक है, आंखें भूरी थी, तो हम क्या कर रहे हैं, एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसी तरह जो मीन, जो आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, बेसिकली वो सब क्या बताते हैं, वो सब किसी डेटा का स्ट्रक्चर बताने में मदद करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए हम उनको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये मीन है आपका, मीन, मीडियन, मोड, और जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो बेसिकली बताने की कोशिश करते हैं कि कोई सेट ऑफ स्कोर्स या जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसकी क्वालिटीज क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। किसी डेटा को ऊपरी तौर पे समझने के लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए जो हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं वो आपकी कहलाती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होती है, जो कोई अभी आप लोग को मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग बात करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की, उसमें यूज होता है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली बताने की कोशिश करती है कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, जब हम उसे पॉपुलेशन से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है। इन्फरेंस को हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं, जिसको आप कंक्लूजन भी बोल सकते हो। तो वो बेसिकली बताने में मदद करती है कि जो आपने डेटा लिया है, और चूंकि हम लोग डेटा लेते हैं, ठीक है, आप रिसर्च में क्या करते हैं, हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्शन जो करते हैं वो सैंपल से करते हैं, और सैंपल के आधार पर पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स ये बताने की कोशिश करता है कि जो भी रिसर्चर ने सैंपल के थ्रू पॉपुलेशन को समझाने की कोशिश की है, क्या वो सही है या नहीं है, क्या उसने जो कंक्लूजन ड्रॉ आउट किए वो सही है नहीं सही है, ये सब जानने के लिए जो हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं वो होती है हमारी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक। तो यही आपका जो मेजर ऑफ ये स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है, बहुत ही पॉपुलर साइंटिफिक, ये बहुत ही पॉपुलर एक डिस्क्रिप्टिव मेजर है किसका, डिस्पर्जन का।
क्यों? क्योंकि क्या करता है, सबसे पहले तो सारे स्कोर्स, इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम सभी स्कोर्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका स्कोर है, जैसे आप लोग देखो यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन वी कैन कैलकुलेट स्क्यूनेस, कोरिलेशन एक्सेट्रा। भी आप लोग आगे पढ़ोगे कोरिलेशन और स्क्यूनेस वगैरह। तो जो आगे एडवांस स्टैटिस्टिक्स है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन मेरिट्स है तो उसकी डीमेरिट्स भी हैं। एक डीमेरिट्स अभी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सबसे पहले एक तो ये कहा जाए तो इसका जो वो है कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा एक लेमैन और एक नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स बेसिकली बहुत ज्यादा है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कैलकुलेशन इजी नहीं है उतना जितना रेंज और क्वार्टाइल का है, ठीक है। एक डीमेरिट है या कह सकते हैं ये जिसको इसकी कैलकुलेशन को और ज्यादा बढ़ा देती है, वो है आपका इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अरिथमेटिक मीन। ए मतलब अरिथमेटिक मीन, यानी आप चूंकि यहाँ पर इसका फॉर्मूला देख सकते हो, फॉर्मूले में क्या है, एक्स माइनस मीन लिखा हुआ है। तो यानी अगर आपका मीन निकालने का मन नहीं भी है तो आपको वहां पर मीन कैलकुलेट करना ही होगा। तो कहीं ना कहीं एक काम को और बढ़ा देती है। तो हमेशा आपके लिए मतलब और कह सकते हैं ये अरिथमेटिक मीन पर डिपेंड करती है। एक्सट्रीम आइटम्स गेन ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये जो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपके स्कोर्स कैसे हैं, मान लीजिए चूंकि हम क्या करती है सारे स्कोर्स को इंक्लूड करती है, तो अगर आपके स्कोर्स कुछ स्कोर्स ऐसे हो जो आउटलियर्स हो गए, आउटलियर्स मतलब बहुत ज्यादा, जैसे मान लो 1 से 100 तक की रेंज है, ठीक है। आपके सभी स्कोर्स 30 टू 60 के अराउंड आ रहे हैं, ठीक है। आपकी रेंज है 1 टू 100 का। आपने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया और आपने देखा कि उसमें 30 टू 70-75 तक ही बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ मार्क्स ऐसे आ रहे हैं जैसे 0, 99, 98, तो ये इसको बोलते हैं आउटलियर्स। तो ये क्या होता है, क्योंकि सभी को इंक्लूड करता है, तो आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन इन आउटलियर्स से बहुत ज्यादा, या कह सकते हैं जो एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए जब इस तरह की कंडीशन आती है तो उस केस में हम लोग मीन डेविएशन का यूज करते हैं। तो अभी तक तो जो मैंने आप लोग को समझाया वो था आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन या विचलनशीलता की माप, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर टाइम थोड़ा सा बाकी है तो हम लोग बात कर लेते हैं आपके मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप की, ठीक है, या मेजर्स ऑफ एसोसिएशन की, ठीक है। मेजर्स ऑफ एसोसिएशन या रिलेशनशिप में बेसिकली हम क्या देखने की कोशिश करते हैं कि कोई भी दो चर जो है, ठीक है, मेजर्स ऑफ एसोसिएशन यानी और या मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप यानी जो किन्हीं दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच के संबंध की माप करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में किन्हीं दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच के संबंध को जानने के लिए हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं कोरिलेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहसंबंध, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने कोरिलेशन का नाम काफी बार सुना होगा कि कोई दो ये दो चीजें में कोरिलेशन नहीं हो रहा है इस तरह का। तो कोरिलेशन क्या है बेसिकली, कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन किन्हीं दो वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में हाँ हाँ निर्भरता। हाँ असगार एक बार फिर से आप रिपीट करोगे जो आपने अभी कहा। दो वेरिएबल्स के बीच में वो आपस में कितने निर्भर हैं एक दूसरे पर, जैसे कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और रोड एक्सीडेंट की मैंने पहले भी बात कही थी। तो अल्कोहल का कंजम्पशन करने से क्या रोड एक्सीडेंट बढ़ते हैं, या इन दोनों का कोई आपस में कोरिलेशन है या नहीं है? अच्छा असगार, अच्छा मैं एक ऐसी क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप इस पे कोई काम कर रहे हो, मतलब जैसे आप इसी का एग्जांपल देते हो तो बेसिकली नहीं कुछ नहीं, है। वो मुझे अभी याद आ गया तो मैंने अच्छा वही दे अच्छा दिया। अच्छा 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 मेरी ठीक। मेरी जो फील्ड है वो अल्टरनेटिव एनर्जी है। अच्छा जी। ओके। तो असगार ने एक आप लोग को एग्जांपल भी दे दिया, तो बिल्कुल सही बताया असगार ने। सिंपली कोरिलेशन क्या होता है कि इन्हीं दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का संबंध है इसको बताने का कार्य सहसंबंध करता है। जैसे वेट और हाइट, दो वेरिएबल्स है, वेट भी बढ़ती है
वेट भी बढ़ता घटता, यानी उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है, हाइट में भी वेरिएशन देखने को मिलता है, और दोनों ही को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये आपके दोनों वेरिएबल्स हो गए, वेट और हाइट। अब वेट और हाइट के बीच में कोरिलेशन है या नहीं है, ठीक है, या इनके बीच में कोरिलेशन, वेट के बढ़ने से क्या, सॉरी, हाइट के बढ़ने से क्या वेट कम होता है, या वेट के बढ़ने से हाइट कम होता है, ये दो वेरिएबल्स है, इनके बीच में कोई संबंध है या नहीं है, इस चीज का पता लगाने के लिए हम लोग मेजर ऑफ रिलेशनशिप की बात करते हैं, और वो हमारे इस केस में क्या होता है, कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन में सिंपली हम क्या करते हैं, हमें अगर देखना है वेट में और हाइट में रिलेशनशिप देखनी, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो हम लोग 8th क्लास के स्टूडेंट्स पर ये अपना रिसर्च करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या वेट और हाइट में कोई रिलेशन है। रिलेशन है मतलब किसी एक के बढ़ने या घटने से किसी दूसरे में कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे वेट के बढ़ने से, जैसे मान लीजिए वेट के बढ़ने से क्या हाइट भी बढ़ती है, या वेट के घटने से हाइट भी कम हो रही है, या वेट के बढ़ने से हाइट कम हो रही है, या वेट के घटने से हाइट ज्यादा हो रही है। ठीक है, यानी एक वेरिएबल में अगर कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है या कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या उसका असर दूसरे वेरिएबल पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो कोरिलेशन के द्वारा हमें ये पता चलता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वेट और हाइट का, तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स की वेट को 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 का वेट ले लेंगे, 50 की हाइट ले लेंगे, तो हमारे पास 2 सेट ऑफ स्कोर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 2 सेट ऑफ स्कोर्स के बीच हम कोरिलेशन निकालेंगे। कोरिलेशन के लिए फॉर्मूला होता है, आज वो फिलहाल मेरी उस पे स्लाइड पे नहीं आ पाया है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगी। आपके पास 2 सेट ऑफ स्कोर्स आ गए, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में वेरी करती है, और वो ये बताती है कि जैसे मान लो +1 आ गया, तो +1 क्या करता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को दिखाता है। यानी पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है कि अगर वेट बढ़ रहा है, मतलब परिवर्तन एक ही दिशा में, पॉजिटिव का मतलब है अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो एक ही दिशा में हो रहा है। अगर वेट बढ़ रहा है तो हाइट बढ़ रही है, अगर वेट घट रहा है तो हाइट घट रही है। अगर जैसे बहुत से लोग पॉजिटिव कोरिलेशन को वैसे समझ लेते हैं कि पॉजिटिव यानी प्लस प्लस। अगर आप पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब सिंपली ये होता है कि अगर 2 वेरिएबल्स हैं, एक में चेंजेस अप डायरेक्शन में हो रहे तो दूसरे में भी अप डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, या एक वेरिएबल में डाउनवर्ड्स चेंजेस हो रहे हैं तो दूसरे में भी करस्पॉन्डिंगली डाउनवर्ड्स चेंजेस होने चाहिए। जैसे वेट और हाइट में अगर वेट बढ़ रहा है तो हाइट भी बढ़ेगी, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन आता है, वेट घट रहा है तो हाइट भी आपकी क्या होगी, कम होगी। ठीक, और इसी तरह अगर मान लो आपका -1 आता है, यानी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आता है, तो इसका मतलब क्या है कि वेट बढ़ेगा तो हाइट कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर क्या होगी, डायरेक्शन जो होगी दोनों की वेरिएशन की वो चेंज होगी। एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है, यानी एक्स, मान लो एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, तो एक्स के बढ़ने पर अगर वाई क्या हो रहा है, उसी रफ्तार से घट रहा है, या एक्स के घटने पर वाई उसी रफ्तार से बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे उसके बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो कोरिलेशन या मेजर्स ऑफ कोरिलेशन एसोसिएशन, उसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। कोरिलेशन निकालने की कई सारे कोरिलेशन 3 तरह, बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन जैसा भी मैंने बताया आपको, पॉजिटिव कोरिलेशन कब कहेंगे हम लोग, जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो और एक में चेंजेस होने पर दूसरे वेरिएबल में भी चेंजेस हो, बशर्ते कि दोनों में जो वेरिएशन है वो एक ही डायरेक्शन में हो, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या नेगेटिव, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। पॉजिटिव का मतलब है एक में जैसा चेंज हो रहा है दूसरे में भी उसी तरह से चेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी जैसे हम लोग उसको ले लें, ग्रेड को ले लें, ग्रेड यानी क्लास लेवल को ले लें, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और एंजाइटी लेवल को ले लें। ठीक है, ये 2 वेरिएबल्स है हमारे पास। ठीक, और मान लो इनमें क्या आया है, पॉजिटिव कोरिलेशन आया है, तो इसका मतलब क्या है कि
जैसे जैसे ग्रेड लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते बड़ी हुई क्लास में जाते हैं, जैसे 6 से 7 में गए, 7 से 8 में गए, तो उसी के साथ साथ हमारा एंजाइटी लेवल भी क्या होता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, आप लोग खुद देखते होंगे कि छोटे पे हम लोग बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहते थे, लेकिन अब क्या हाल है, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, परेशान हो जाते हैं हम लोग। जितने बड़े क्लासेस हम सोचते हैं ना, बड़े होके एक यहाँ पर बात करूंगी कि हम सभी लोग से, जब हम लोग छोटे थे तो हम सभी लोगों से बात होती थी कि 10th पास कर लो, उसके बाद तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस 10th दे लो, 10th का एग्जाम दे लो। फिर जब 12th में आते हैं हम लोग, 12th में बोला जाता है बस ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके बाद तो डायरेक्शन आपकी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन मुझे नहीं लगता आज तक कभी आप लोग का खत्म हो रहा होगा ये। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे अब हम इसको ध्यान देखें तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ती हुई क्लास में जा रहे हैं, तो हमारा एंजाइटी लेवल भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्यों? क्योंकि एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही कोई दूसरा आप ले लो, फ्रेंड्स की संख्या ले लो, ग्रेड लेवल ले लो, और फ्रेंड्स की संख्या, फ्रेंड्स, नंबर ऑफ फ्रेंड्स ले लो। इनमें क्या होगा, कैसा रिलेशन होगा, कोई बता सकता है? या एक्सपीरियंस पे, ये कोई स्टडी तो नहीं की है जो एक कोई फैक्ट हो? आप लोग मुझे बताओ, ग्रेड लेवल अगर हम लोग ले एक वेरिएबल और एक नंबर ऑफ फ्रेंड्स लें, तो कोरिलेशन कैसे देख आएगा? जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्रेंड्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि सर्कल बढ़ता जाएगा, लोगों से ज्यादा मिलना होगा। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है असगर फ्रेंड्स की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। फ्रेंड्स से मेरा मतलब है ट्रू फ्रेंड्स, अगर 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 ट्रू फ्रेंड लेवल कम होगा, लेवल कम होगा, बात करेंगे तो वो कम हो जाएंगे, लेकिन अगर सर्किल की बात करेंगे तो वो बढ़ जाएंगे। हाँ, तो मैंने फ्रेंड्स की, अगर हम फ्रेंड्स को लेके चल रहे ना, तो फ्रेंड्स मतलब जो जैसे आप ना एक दो लोग जैसे जो होते हैं जिनसे आप हर चीज कह सकते हो, वहां यहाँ पर हम वाले फ्रेंड्स की बात करें, क्लासमेट्स की बात नहीं करें। क्लासमेट्स और कह सकते हैं पीयर ग्रुप तो आपका बहुत बढ़ेगा, उसकी तो था नहीं है। लेकिन जो फ्रेंड्स की बात है, जैसे जैसे क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेड बढ़ रहा है, क्लासेस बढ़ रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स की संख्या क्या हो रही है, उसी तरीके से धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इनमें कैसा कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। क्यों? क्योंकि क्लास के बढ़ने पर आपके नंबर ऑफ फ्रेंड्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये मैं एक ऐसे ही एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ समझाने के लिए, ऐसा जरूरी भी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे फ्रेंड्स क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। तो इनमें दो में एक रिलेशन अगर हम देखना चाहें, तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि नेगेटिव में क्या होता है, एक के बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल घटता है, या दूसरे वेरिएबल के बढ़ने पर पहला वाला घटता है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन में दोनों में चेंजेस एक डायरेक्शन में होंगे, नेगेटिव कोरिलेशन में जो वेरिएशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जीरो कोरिलेशन है, जीरो कोरिलेशन में सिंपली क्या होता है, किसी के बढ़ने पर जैसे पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ने से प्राइस बढ़ते रहेंगे, लेकिन कंजम्पशन के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो करते रहते हैं एज इट इज। हाँ, ये भी है। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल लें कि जीरो कोरिलेशन मतलब एग्जांपल, तो आप लोग मुझे बताओ, जीरो कोरिलेशन मतलब सिंपली क्या होता है, कोई दो वेरिएबल्स है, उनके बीच में किसी तरह का संबंध नहीं, एक के बढ़ने पर दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, दूसरे के बढ़ने घटने पर पहले पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब कोई एक एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल इसी में दे, मान लीजिए आपने जीरो कोरिलेशन, मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, पीएचडी वाली, मतलब हम रियलिस्टिक बात कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है और अगर कोई जॉब कर, जैसे मैं ही मान लो जॉब करता हूँ छत्तीसगढ़ में पोस्ट लूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम चाहे छत्तीसगढ़ में है चाहे कानपुर में है, तो एक ही जगह, मतलब क्लास तो मुझे लेनी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जीरो कोरिलेशन होगा यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। जैसे हम लोग देखें, जैसे हेयर कलर का, अगर जैसे बालों के कलर का एज के साथ में तो कोरिलेशन है, जैसे बढ़ते बाल सफेद तो होते ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बच्चों में भी सफेद होने लगे ना बच्चों के। हाँ, तो वो तो कोरिलेशन है ना, क्योंकि न्यूट्रिशन। अच्छा, एज और उसकी बात करें, हाँ, वो तो अब किस सिनेरियो में तो ये गलत होता जा रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों की भी बाल सफेद होते हैं, छोटे बच्चों की आंखों में आप चश्मा देखो तो वो कहीं ना कहीं उस तरह से। तो बेसिकली जैसे एक वो लोग कंप्यूटर वगैरह पे बहुत
स्क्रीन पर रहते हैं, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है ना कि हाँ, तो चश्मा इसमें आंख में लग जाता है उनके छोटी सी एज में। हाँ बिल्कुल, आलो का बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वहां पर उनका जैसे टाइम स्पेंड्स ऑन कंप्यूटर्स और उनकी आई डिजीज में पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, अब हम नमक और उसकी कीमतों के बीच में, नमक और उसकी कीमतों के बीच में, नमक और कीमतों के बीच में कोरिलेशन, क्योंकि मैम प्राइस बढ़े या घटे उसके नमक की कंजम्पशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं। ये नमक की जो डिमांड होती है वो नमक के प्राइस। अच्छा, हाँ मुझे लग रहा है सभी लोग को समझ में आ गया जीरो कोरिलेशन मतलब सिंपली कि जैसे मान लो मैम एक चीज बताइए, नहाने और खाने में कोई कोरिलेशन नहीं है, नहाने और खाने में कोई कोरिलेशन नहीं। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो कोई खाना ज्यादा खाता तो जरूरी नहीं वो नहाएगा भी ज्यादा, इस तरह से। हाँ, तो कोई भी दो आप ले सकते हो जिनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। जैसे चॉइस का, हमारे खुद की चॉइस का, जैसे कपड़ों की चॉइस का हमारे हेयर क्लास से कोई मतलब नहीं हो सकता है, या कोई भी आप दो वेरिएबल ले सकते हो जिसमें बिल्कुल भी कोई भी प्रभावित नहीं होते एक दूसरे को, तो वहां पर हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन है। ठीक है, कोरिलेशन निकालने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया वो किस तरीके का है। अगर आपका डेटा ऑर्डिनल स्केल पे है, ऑर्डिनल स्केल आप सब लोग समझते हो? और हाँ, मुरली बताइए क्या होता है ऑर्डिनल? प्रेफरेंस ऑर्डिनल मतलब रैंक के हिसाब से। बिल्कुल सही। मुरली ने और असगर ने से बिल्कुल सही बताया कि जब आपका डेटा प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग या रैंक्स के अकॉर्डिंग होता है तो उस केस में हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका डेटा इंटरवल या रेशियो स्केल पे, ठीक है, जैसे भी हम लोगों ने बात की थी ना कि दो हमने वेट और हाइट के ले लिए थे, तो वो कैसे से आपके कंटिन्यूस स्कोर्स थे और वो आपको इंटरवल और रेशियो स्केल पे मिलते हैं। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड यूज करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका सेट ऑफ डेटा का नेचर कैसा है। तो बेसिकली अभी आपको फिलहाल इतना ही जानने की जरूरत है। जैसे जैसे आप लोग अपने रिसर्च में जाओगे, इवॉल्व होगी, तो टाइप्स कोरिलेशन और भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, टेट्रा कोरिलेशन, फाई कोरिलेशन, इस तरह से। तो अभी फिलहाल यहीं तक हम लोग आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अब आप लोग को कोई क्वेरी तो पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग अपनी अटेंडेंस भी मुझे दे दो। मैं आप लोग के नाम कॉल कर रही मैम, लेकिन ज्यादातर जब हम कोरिलेशन निकालते हैं तो जो दो वेरिएबल हम लेंगे वो हम इसीलिए ले रहे हैं कि उनमें कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आए। कोई ऐसा नहीं ले लेंगे कि जिनमें कोई कहीं से भी दूर का नाता ना हो और उसको हम न्यूमेरिकल बेसिस पे करने बैठे हैं कि इसमें कोई रिलेशन है या नहीं है। अच्छा असगर, मुझे ये बताओ, क्या सारी चीजें अभी तक ह्यूमंस को पता है? देखो, आप ये बताओ, नॉलेज का जो जनरेट हो रही है नॉलेज, वो ऐसा तो नहीं है कि पहले से सब कुछ हमारे पास था। हमने आदि मानव से यहाँ तक की पूरी जर्नी तय की है। ठीक है, तो जैसे तुम बात करें ना कोरिलेशन, हमें लगता है तो कभी कभी जब आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हो, जब आप लोग को कोई नई चीजें पता चलती है, जैसे अगर यहाँ पर कोई उसका होगा, जैसे एक एग्जांपल दें कि आसमान में कितने तारे हैं और मेरे सर में कितने बाल हैं, तो इनका कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो उसका रिलेशन निकालें तो वो एक तो हाँ, तो हम हाँ, नहीं तो हम ऐसा रिसर्च ही नहीं करेंगे ना। जब आप याद करो, जब रिसर्च प्रॉब्लम की बात आई तो यही होता था ना कि प्रॉब्लम ऐसी हो जो रिसर्चेबल हो। अब ये तो कोई रिसर्च करने बैठेगा ही नहीं, है ना। तो ये बात है। और जहां पर कोई ऐसी चीज है जिसके फैक्टर्स एकदम पता नहीं है, सब जैसे मान लो कोरोना वायरस है, तो इसके बारे में पहले तो किसी को पता था नहीं, ये एकदम से न्यू कोई चीज आई है, तो अब ये किस पर डिपेंड करती है या नहीं करती है। तो मतलब हम ऐसी चीजों तो ढूंढ रहे हैं ना जो इस पर जिसका कोरिलेशन इसके साथ है। ठीक है, जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि ना भाप लेने से या पैरासिटामोल खाने से क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है या खत्म हो रहा है, तो यानी नेगेटिव कोरिलेशन है इसमें। तो यह पहले से तो नहीं पता था, हमने एक्सप्लोर करे ना, तो हमेशा नहीं कह सकते हम कि हमें पहले से पता होगा कि कोरिलेशन है और इसलिए हम देख रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में बहुत सारे नए कोरिलेट्स को जानने के लिए भी आप कोरिलेशनल रिसर्च करते हो। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग अटेंडेंस ले रहे हैं। आलोक कुमार सिंह प्रेजेंट मैम। ओके, असगार प्रेजेंट, ज्ञान यस मैम, ठीक है, भानु प्रताप
भानु प्रताप, भानु प्रताप, इमाम हुसैन, यस मैम। अंकित श्रीवास्तव, यस मैम। अंकित, मैम ओके, भानु प्रताप है। अच्छा, अंकित। ठीक ठीक भानु प्रताप ठीक ठीक ठीक। अपर्णा पांडे, यस मैम, अपर्णा पांडे। नेहा सिंह, Present, ma'am. ओके, स्नेहा सिंह, Present, ma'am. स्नेहा, प्रतिभा, यस मैम। प्रतिभा, प्रेम प्रकाश सिंह, प्रेजेंट मैम। राजीव कुमार, राजीव, प्रेम प्रकाश आपकी होगी, राजीव कुमार, राजीव कुमार है यहाँ पर? ओके ओके हो गया, ठीक ठीक ठीक। विवेक कुमार, विवेक कुमार आज भी नहीं आए हैं। मुरली कुमार, यस मैम। ओके। संगीता सिंह, Present, ma'am. ठीक है, हो गया आपका संगीता। प्रदीप कुमार, प्रदीप कुमार आज नहीं है। शुभम चौधरी, शुभम चौधरी भी नहीं है। एक दो बच्चे मुझे शायद नए लग रहे हैं, कोई नया स्टूडेंट है जिसका भी मैंने नाम ना बोला हो? मैम अपर्णा पांडे हो गया। अपर्णा आपका हो गया, और कौन है? जी मैम, दीपक वर्मा। बेटा आप आज फर्स्ट टाइम आए हो? जी मैडम, अटेंडेंस पूरा है, लेकिन सर आज बताएं कि आपको भी जो इंटरनल देना है, तो इसलिए मैं पहली क्लास है मेरी। अच्छा, दीपक आपका गुड नेम क्या है? दीपक, दीपक वर्मा। अच्छा ठीक है। दीपक के अलावा कोई स्टूडेंट है जो आज फर्स्ट टाइम आया हो? ओके, तो आज की क्लास हम लोग एक बार बाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास। Thank you, मैम ma'am. मेरी अटेंडेंस हो गई? Thank you, ma'am. हाँ अंकित, आपकी लग गई अटेंडेंस। मैडम भानु प्रताप। हाँ भानु प्रताप, आप